नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। बस अब से थोड़ी ही देर में तीरथ सिंह यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत अब उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें बस अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगी। बुधवार सुबह देहरादून स्थित बीजेपी के कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और तीरथ सिंह यादव को नया नेता चुना गया। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। तीरथ सिंह रावत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और रावत शपथ से पहले तीरथ सिंह रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है। शपथ ग्रहण की तैयारी है। हमारे साथ गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत है जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए है और आपका नाम एकदम से एक तरह से आला कमान ने सबको चौंकाने का काम किया है। देखिए मंजीत भाई, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और जब कल्पना नहीं की थी मैं तो ये हुआ कि सब सांसदों को जाना है, उस रूम में आया। लेकिन मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, वरिष्ठ नेतृत्व केंद्र उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं दिल से, हृदय से। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मुझ पर विश्वास जताया। मैंने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एक छोटे से गाँव का, छोटे परिवार का, एक स्वयंसेवक के रूप में आया था। विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। भाजपा राजनीति तो सोचा भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न पदों पर रहने का मौका मिला। ये मेरे नेतृत्व का मुझ पर जिस तरह विश्वास रहा है और जो जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है और मैं कह सकता हूँ कि आज भी बखूबी से निभाऊंगा और उनके जो विश्वास है उसको बेकार नहीं जाने दूंगा। इतना ही रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह फंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जनता को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ने का काम मैं करूंगा। अपने विधानमंडल दल, अपने जनप्रतिनिधि जो भी कार्यकर्ता है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और इस प्रदेश का चौमुखी विकास कर सके जिसके लिए उत्तराखंड बना है। और मेरा पुराना जो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, मेरी सरकार और जो काम उन्होंने किए हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह उत्तराखंड को नया आयाम दिया है, कल्पना नहीं कर सकते। 4 धाम योजना है और आज ट्रेन की लोग जगह जगह मांग करने कभी सोचा भी नहीं होगा। आजाद भारत में पहली बार ट्रेन का पहुंचना, वो भी उत्तराखंड में पहाड़ में पहुंचना, ये मोदी जी की देन है। और उसको लेकर और 1 रुपए में पानी का कनेक्शन, हर घर में नल, नल में जल, और इसको ये इतने काम हुए। लेकिन आगे भी यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, वो प्राथमिकता रहेगी। अभी क्योंकि कैमरा नीचे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। बस अब से कुछ ही देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी हैं। बस शपथ ग्रहण कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें तीरथ सिंह रावत को अपना नेता चुना गया। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। वो उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी और बस अब शपथ कुछ ही देर में लेंगे। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, आपने विस्तार से बात भी की तीरथ सिंह रावत से,
ये अचानक से नया नाम चौंकाते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से फैसला किया। क्या शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है? मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है तीरथ सिंह रावत ने। तीरथ सिंह रावत संघ से जुड़े हुए रहे, एबीवीपी से उनका नाता रहा, एक बार विधायक रहे, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मौजूदा सांसद हैं और अब मुख्यमंत्री के पद तक वो पहुंच चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका चुनाव कैसे हुआ तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि मैं इस पद तक पहुंचूंगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी। भाई आओ कर भाई अरे कैमरा अरे बिल्कुल लड़ा लो चली बाहर लो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन्हें बस सबसे कुछ ही देर पहले शपथ दिला दी गई है, तो बीजेपी में एक गुट ऐसा था जो असंतुष्ट हो गया था। कुछ विधायक, कुछ मंत्री नेतृत्व परिवर्तन की लगातार मांग कर रहे थे। आला कमान ने उस मांग को स्वीकार किया और उत्तराखंड के नए बीजेपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीरथ सिंह रावत। मंजीत, अब वो जो असंतुष्ट थे, वो जो मंत्री और विधायक थे, क्या विस्तार की सब पर निगाहें टिकी हुई हैं और क्या उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी? क्या इस बात की संभावना है? देखिए, ये बड़ी चुनौती रहेगी सईद तीरथ सिंह रावत के सामने, क्योंकि उनसे कई बड़े नेता उम्र में, अनुभव में इस वक्त पार्टी और संगठन में हैं, जिनको लेकर साथ चलना होगा। चाहे बात वर्तमान अगर मंत्रिमंडल की जाए जिसमें सतपाल महाराज से लेकर तमाम बड़े लोग शामिल हैं। जी, अब तीरथ सिंह रावत को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उन्होंने शपथ ले ली है, तो क्या इस बात की संभावना कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और असंतुष्टों को शामिल किया जाएगा? कोई सुगबुगाहट या कोई अंदर से आपको इस बारे में खबर मिली है मंजीत? सईद, आज भी इस बात को लेकर जानकारी मिल पा रही थी कि आज उनके साथ 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जब सुबह उनका नाम की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार जब तैयारियां हो रही थी, राज्यपाल से समय लिया गया, उस दौरान भी ये चर्चा थी कि सतपाल महाराज के अलावा और जो पुरानी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर काफी अंतर्विरोध है पार्टी और संगठन के बीच में, कई बड़े नेता हैं जो तीरथ सिंह रावत से उम्र और अनुभव में भी बड़े हैं, तो उसको लेकर अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन और माथापच्ची यहाँ पर चलेगी संगठन और सरकार के बीच में। यहाँ के खासतौर से जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और बाकी बड़े नेता, वो अभी कई बैठकों का दौर होगा, उसके बाद बाकी नामों को लेकर सहमति होगी।
मंजीत, एक बात और बताइए, बीजेपी और उत्तराखंड सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध जरूर हुआ, लेकिन जो विरोध के स्वर थे वो बहुत ज्यादा मुखर नहीं थे। विरोध बहुत खुल के नहीं हुआ, लोग खुलकर सामने नहीं आए, सीधे आलाकमान के पास गए, आलाकमान ने फैसला कर लिया। तो ये फैसला बीजेपी आलाकमान का है, क्या ये फैसला विरोधियों को संतुष्ट कर पाएगा या ये वाकई विधायक दल में नेता चुने गए तीरथ और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? सईद, आज सुबह जब बैठक के लिए सांसदों को बुलाया गया, कई सांसद देर शाम सूचना देने के बाद आज सुबह पहुंचे। जिस तरह से रमेश पोखरियाल निशंक आखिरी मौके पर पहुंचे, उसके अलावा अनिल बलूनी नहीं पहुंचे, उन्होंने देर शाम ही इस बात से इनकार कर दिया था कि वो नहीं आ रहे हैं। तो इस बात की जानकारी, इस बात की तैयारी आलाकमान की तरफ से की गई थी कि नए नेता का चुनाव सांसद से भी हो सकता है, इसीलिए पहली बार विधानमंडल दल की बैठक में विधायक के अलावा सांसदों को बुलाया। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता है जिन्होंने तीरथ सिंह के साथ, क्या चुनौती होंगी तीरथ सिंह जी के सामने आने वाले दिनों में? अपने जिलाध्यक्ष के तौर पर काम किया। तीरथ जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि तीरथ जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके वो काम करेंगे और सफलतापूर्वक 1 साल निकालेंगे और अगला चुनाव भी तीरथ जी के क्षेत्र में, तीरथ जी के नेतृत्व में हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो उनके जो सहयोगी हैं, जो जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उम्मीद जरूर जता रहे हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत होंगी। सही तो मंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए और हमें आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले तीरथ सिंह रावत की पत्नी, बस अब शपथ ग्रहण से कुछ ही देर पहले, इनका नाम है डॉक्टर रश्मि त्यागी, उनसे बात की हमारे संवाददाता मंजीत ने। हमारे साथ उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी हैं। आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरह अचानक तीरथ सिंह रावत जी को नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है? बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, सारे कार्यकर्ताओं के लिए, परिवार के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको उम्मीद थी इस तरह की, जिस तरह का उनका खासतौर से संघर्ष रहा है आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर, उसके पार्टी अध्यक्ष, मंत्री और अब सांसद के तौर पर, आप उम्मीद कर रही थी? हाँ, मैं उम्मीद इसलिए कर रही थी कि जो जिस तरह के परिस्थितियां चल रही हैं और पार्टी को एक आइडियोलॉजी जो है पार्टी की और उसके अनुसार एक पर्सनालिटी चाहिए थी, तो तीरथ सिंह जी उसमें फिट बैठते हैं और मुझे लगता है, इसलिए मुझे लग रहा था, इंट्यूशन हो रहा था कि थोड़ा उनको, चाहे भले ही उनका मीडिया में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उनको चांस मिलेगा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आपकी सफलता के पीछे उन्होंने आपका नाम भी बताया। आप लोगों का पुराना साथ रहा है विद्यार्थी परिषद से लेकर, उन दिनों को कैसे आप याद करते हैं, कैसे आपकी मुलाकात? बहुत अच्छा याद करते हैं। पार्टी संगठन से आई हूं मैं भी, और तीरथ जी भी संगठन में ही काम करते थे, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्रा हूँ, वहीं से मैंने एमफिल पीएचडी किया है और चुनाव भी लड़ाया मुझे बीजेपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद हेतु। उस समय वहाँ पे छात्रा को चुनाव नहीं लड़ाया जाता था, लेकिन मैं पहली कैंडिडेट थी यूनिवर्सिटी कैंपस में कि मुझे चुनाव लड़ाया गया और उसी दौरान मेरी तीरथ जी से मुलाकात हुई और एक, क्योंकि मैं भी इसी संगठन से जुड़ी हुई थी, तो एक विचारधारा के कारण हम लोग आगे जीवन। कौन सी तीरथ जी की अच्छी और बुरी बातें हैं जो आप उनको, किस बात से उनसे नाराज होती हैं और किस बात, कौन सी बात अच्छी लगती है आपको? नाराज तो खैर परिवार है, सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन अच्छी बातें हैं उनमें। एक तो वो बहुत एडजस्टेबल है, समझदार हैं और सिचुएशन को भांप लेते हैं और उसके अनुसार वो अपने को रिएक्ट करते हैं। और मैं तो टीचर हूँ, एक तो अब क्या सलाह होगी, कैसे उनकी मदद करेंगी कि वो अच्छे से इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से करें, वो मेरी यही उनको शुभकामनाएं हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। मुख्यमंत्री बनने की बधाई आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई आई है। उधर बधाई तो नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने पर तीरथ सिंह रावत ने यह कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि पार्टी में असंतोष है और उसके बाद उन्हें बनाया गया है मुख्यमंत्री। तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि मैं सभी की परेशानियों को भी दूर करूंगा, सबको साथ में लेकर चलूंगा। नंदीग्राम का चुनावी माहौल अपने उफान पर है। हमने जनता का मूड परखने की भी कोशिश की। नंदीग्राम की जनता क्या कहती है जानने की कोशिश की चित्रा ने।
ममता बनर्जी का आज हल्दिया से नॉमिनेशन होने जा रहा है। नंदीग्राम से वो चुनावी मैदान में है और बस में नंदीग्राम के ये लोग हैं तमाम जो हल्दिया का रुख करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दादा अपना परिचय दीजिए और क्या है कार्यक्रम आज का? हमारा नाम शेख गुलाम रुकुमुद्दीन है। हमें 1 नंबर बयाल अंचल से, नंदीग्राम 2 नंबर ब्लॉक 1 नंबर बयाल अंचल से ये सारे लोगों को लेकर सारे लोग बयाल 1 नंबर अंचल का है। हम लोग ममता बनर्जी बंदोपाध्याय का जो नॉमिनेशन फाइल होगा हल्दिया में, इसलिए हम लोग जा रहा है। वहाँ पे पदयात्रा होनी है जी। ये सारे लोग क्या करेंगे? ये सारे लोग जा रहा, हम लोग दीदी को खुशी सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं, आज उनकी पदयात्रा है। वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता दीदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जीतेगा ममता बनर्जी। और दीदी जो है ना 2002 दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा। दीदी हमारा दीदी मैं चाहता हूँ शुभेंदु बेईमान मिर्जापुर है। तीसरा बार दीदी पश्चिम बांग्ला में मुख्यमंत्री चेयर में पास बैठा है। देखिए इन लोगों का ये दावा आपको भी लग रहा है सर? आप दीदी के तृतीय बार जो ना मुख्यमंत्री हिसाब चाहिए हमारा दीदी ही दीदी 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 आसबे दीदी आप तो बड़े जीत छे, ठीक है जीत छे। ये इसमें ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये पूरी बस भरी हुई है, जा रही है हल्दिया नामांकन दाखिल करने के लिए और ये सब लोग समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी को जा रहे हैं। 2009 उपचुनाव से लगातार टीएमसी ये सीट जीतती रही है। हालांकि हर बार अलग अलग उम्मीदवार थे। 2016 में शुभेंदु अधिकारी जीते और ममता सरकार में मंत्री बने, लेकिन इस बार वही ताल ठोक रहे हैं। आमने सामने है आवाज का इस नामांकन के जरिए शंखनाद जो ममता बनर्जी कर रही है उसके जरिए क्या नंदीग्राम के दिल में वो जगह बना पाएंगी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत का मामला अब उलझता जा रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मामले को उठाया तो शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े ने फडणवीस के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। पहले मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी कार, इसके बाद उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की रहस्यमयी मौत और लाश का ठाणे क्रीक से मिलना। ये मामला हर रोज और गहराता जा रहा है, पहले से ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इस केस पर खूब हंगामा हुआ। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सदन में मनसुख हिरेन की पत्नी के बयान को पढ़कर सुनाया। मनसुख की पत्नी ने हत्या के मामले में दर्ज कराई एफआईआर में दावा किया है कि उनके पति का कत्ल एपीआई सचिन वाजे ने किया है। फडणवीस ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी, ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वाजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी। 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये मनसुख हिरेन जो है, इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की। फडणवीस ने शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि हिरेन मनसुख के फोन की आखिरी लोकेशन गावड़े के दफ्तर के पास मिली है और गावड़े सचिन वाजे के साथ एक वसूली के केस में आरोपी रहा है। ये गावड़े और सचिन वाजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी। इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है। तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरेन इनकी हत्या की गई है और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। शिवसेना नेता गावड़े ने फडणवीस के लगाए आरोपों और इस केस से अपना कोई लिंक होने से इनकार किया है। ये जो प्रकरण है इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। कल मैंने जो दरेकर साहब का स्टेटमेंट सुना उसमें ऐसा था कि सचिन वाजे और धनंजय के संबंध है, तो मेरी उनसे खास गुजारिश रहेगी कि मेरे संबंध के बारे में एक भी सबूत वो एस्टैब्लिश करके दिखाए। दूसरी बात, मनसुख हिरेन, इससे ना मेरा कभी पहचान थी, ना लेना देना है था और ना कभी है। अंबानी के घर के सामने गाड़ी में मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए कर रही है, वहीं हिरेन मनसुख की मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। इसकी जांच महाराष्ट्र शासन की एटीएस कर रही है और इस जांच में
इस जांच में जो भी चीजें आगे आएंगी उसके तहत जो कोई भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विधान भवन ने विधानसभा में आज एक एपीआई है हमारे महाराष्ट्र पुलिस की, उनका नाम ही लिया गया। ऐसा है कि जब एटीएस इसकी जांच कर रही है, पूरे सत्य को खंगारने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में जो भी कोई सचिन वजेर हो और कोई रहो या उसके ऊपर का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जो भी कोई दोषी इसमें होगा उसके ऊपर कड़क कार्रवाई एटीएस द्वारा होगी। इस बीच इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो काफी शंका पैदा करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, हिरेन मनसुख की गाड़ी 17 फरवरी को इस कदर खराब हो गई थी कि वो चल नहीं सकती थी, मनसुख को कैब करनी पड़ी थी। तो फिर सवाल ये है कि क्या चोर गाड़ी चुराने मैकेनिक के साथ आया था, या क्रेन लेकर आया था, या फिर चोर खुद ही मैकेनिक था। सवाल नंबर 2, मान भी लीजिए कि गाड़ी चोरी हो गई, तो फिर 17 फरवरी की रात से लेकर 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो कार कहाँ खड़ी थी, क्योंकि 25 फरवरी को ही इस गाड़ी में विस्फोटक रखकर उसे एंटीलिया के बाहर पार्क किया गया था। सवाल नंबर 3, वो सफेद इनोवा कहाँ गायब हो गई जो इस स्कॉर्पियो के साथ एंटीलिया के बाहर गई थी। स्कॉर्पियो में बैठा ड्राइवर उस इनोवा में बैठकर इनोवा समेत कहाँ गुम हो गया। सवाल नंबर 4, क्या ठाणे से एंटीलिया तक पहुंचने की इस कहानी का सिरा मनसुख से जाकर मिलता था, या मनसुख को इस साजिश की सच्चाई का पता चल गया था। सवाल नंबर 5, क्या साजिश में शामिल शख्स मनसुख का कोई जानने वाला था, या मनसुख को अंधेरे में रखकर उस शख्स ने ये सारी प्लानिंग की थी और फिर सच सामने आने के डर से उसने मनसुख को खामोश कर दिया। एक चीज साफ है कि अगर मनसुख का सचमुच कत्ल हुआ है तो फिर उस कत्ल के तार सीधे एंटीलिया के बाहर खड़ी उस स्कॉर्पियो कार से जुड़ते हैं। यानी अगर मनसुख का कातिल हाथ आ जाए तो एंटीलिया की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अनसुलझे सवाल भी है। कैमरामैन वैभव कानूनकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आज तक के बाद उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें हिरेन मनसुख की पत्नी ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए। पिछले हफ्ते मनसुख हिरेन के परिवार ने उनकी लाश मिलने के तुरंत बाद ये कहा था कि वो आत्महत्या बिल्कुल नहीं कर सकते। मनसुख हिरेन की पत्नी के आरोपों के बाद पुलिस अधिकारी सचिन वाजे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। मनसुख हिरेन की पत्नी ने पति की हत्या के मामले में दर्ज कराई एफआईआर में दावा किया है कि उनके पति का कत्ल एपीआई सचिन वाजे ने किया है। अपनी शिकायत में विमला हिरेन ने कहा है, सचिन वाजे ने मेरे पति से कहा था कि तुम इस केस में गिरफ्तार हो जाओ, मैं तुम्हारी 2-3 दिन में जमानत करवा लूंगा। हमारे पास स्कॉर्पियो कार 3 साल से थी। कार का मालिक पीटर न्यूटन नाम का व्यक्ति है, पर उसकी मर्जी से हमारा परिवार कार का इस्तेमाल कर रहा था। नवंबर 2020 में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मेरे पति से हमारी स्कॉर्पियो कार ले गए। 2 फरवरी को अपने ड्राइवर के माध्यम से वाजे ने कार लौटाई। मेरे पति ने कार को नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, पर उसमें तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो कार खराब होने के बाद विक्रोली में ही छोड़ दी थी। अगले दिन वो कार लेने पहुंचे तो कार गुम हो चुकी थी। यही कार बाद में अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी मिली। विमला हिरेन के आरोपों पर सचिन वाजे ने कहा कि कार रखना कोई आरोप नहीं है। आप मनसुख हिरेन जी को पहले से जानते थे? मनसुख को आप पहले से जानते? आरोप बताइए, आरोप बताइए। अगर आपको जानता हूँ आरोप क्या है? एफआईआर अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं पढ़ लूंगा और उसका जवाब दे दूंगा। मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। एक तरफ जहां विपक्ष सचिन वाजे की गिरफ्तारी के लिए सदन में हंगामा कर रहा था, दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डालेकर की कथित सुसाइड का मसला भी सदन में खूब उछला। डालेकर का परिवार आज गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिला था। मैं यही कहना चाहता हूँ, एसआईटी को सौंपा गया है। हमें विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज है कि ये मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कदम लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा और यहाँ से, और हमें विश्वास भी है कि जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो और इसका परिणाम जल्द से जल्द। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि डालेकर के कथित सुसाइड केस की जांच एसआईटी करेगी। पिछले महीने 7 बार सांसद रहे मोहन डालेकर ने मरीन ड्राइव स्थित एक होटल में सुसाइड की थी। कमलेश सुतार के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।